मुर्तज़ा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंबाइन लूंगा मैं। हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मैं डीसी मोटर इंक्लूड ना करूं, डीसी मोटर के कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं एक अलग से टेस्ट बना दूं, लेकिन वैसे जो मेरा इरादा है और जो मैं लेता आया हूं उसमें मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और डीसी मोटर एक साथ आता है, कंबाइन होके आता है। मैं बहरहाल ग्रुप के ऊपर डिटेल में सब बता दूंगा, उससे परेशान ना हो। मैं कह रहा था कि मैं डीसी मोटर, डीसी मोटर, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तीनों का कंबाइन लेता हूँ टेस्ट, लेकिन मैं ग्रुप के ऊपर बता दूंगा पहले, सही है, तो उससे परेशान मत होना। बाय टुनाइट आई विल इन्फॉर्म यू गाइस कि आपका कौन से चैप्टर्स के टेस्ट होने वाले। अच्छा भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया था और हमने कहा था कि भाई ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करने के अंदर। और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म करने से हमारी मुराद ये है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज है उसको कम ज़्यादा करने के अंदर ही यूज़ हो रहा है। असल में इसकी वजह ये होती है, ट्रांसफार्मर यूज करने की जो वजह बनी थी वो ये बनी थी कि जितने हमारे ये एसी जनरेटर्स वगैरह पावर स्टेशन पे बड़े बड़े लगे हुए होते हैं, they are producing voltages that's not in just 220 volts, it's producing voltages in like thousands of volts। तो 50,000 30,000 वोल्ट्स आपके पास जनरेट हो रहे होते हैं। प्रॉब्लम सारी आई कि भाई इतना हाई वोल्टेज जो है वो हमारे अप्लायंसेस बेयर नहीं कर सकते, माल फंक्शन कर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन फिर बात ये भी थी कि भाई हम कम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाना चाहते थे। हम बोलते थे भाई अगर इस चक्कर के अंदर ये थोड़ी है कि टरबाइन या हमारा जनरेटर जिस कैपेसिटी का है, जिस पोटेंशियल का, हम उसका गला घोट दें कि भाई वो इफ ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, हाई वोल्टेज पे कर सकते हैं तो करने दो। हमें ये तरीका निकालना चाहिए कि भाई किस तरह से उसके वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने इस चीज का हल निकालने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स बनाया। हमने बोला भाई इलेक्ट्रिसिटी बन तो गई है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आ तो गई है, लेकिन जो उसका वोल्टेज है वो वेरिएबल नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो हमने फिर उसको कम ज्यादा करने का रास्ता बनाया कि भाई ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू हम वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकेंगे। और अपनी ट्रांसपोर्टेशन इन टेलीपोर्टेशन के लिए, टेलीपोर्टेशन बोलो सॉरी, ट्रांसमिशन के लिए और इस्तेमाल के लिए जो हमारे घरों में वोल्टेज जरूरी होता है उसको हम क्या लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर जो है वो इसका बेसिक पर्पस जो था वो यही था कि आप वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके अपनी जरूरत के मुताबिक। कंपोनेंट्स हमने देख लिए थे कि हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है और दो कॉइल्स लगे हुए होते हैं, एक कॉइल प्राइमरी जो इनपुट कॉइल होता है और एक कॉइल सेकेंडरी जो कि हमारा आउटपुट कॉइल होता है। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस हम अपने किसी भी कंपोनेंट को कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं और उससे उसकी वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। काम किस तरह से कर रहे होते हैं हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स, तो हमने इसमें बात लिखी थी कि हमारे प्राइमरी कॉइल के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग करंट भेजा जाता है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट जरूरी है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट भेजा जाता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। सॉफ्ट आयरन के अंदर, यानी ये जो सॉफ्ट आयरन कोर था इसके अंदर एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाती है। अच्छा, इस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ने बताता हूँ मैं तुम्हें इसका आसान, तुम्हारे सवाल का मैं जवाब देता हूँ थोड़ी देर में। सही, इस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सेकेंडरी कॉइल से कट करती है और फिर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। तो सेकेंडरी कॉइल पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अच्छा हसन, जहाँ तो तुम्हारा ही सवाल था कि सर ऐसे तो हम ज्यादा वोल्टेज बना सकते हैं, कम वोल्ट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं कम इलेक्ट्रिसिटी से। असल में देखो ये बात जो है ना, ये जुमला गलत है। ये जुमला गलत इसलिए है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ताल्लुक या इलेक्ट्रिकल पावर का ताल्लुक करंट और वोल्टेज के मल्टीपल से होता है। तुम ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज बढ़ा या कम तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उससे पावर भी बढ़ जाती है। पावर फिक्स रहती है। अगर तुम वोल्टेज बढ़ाते हो तो उससे करंट में ड्रॉप आ जाता है। मतलब अगर एक चीज बढ़ती है तो अगली चीज उसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है, लेकिन पावर आपकी सेम रहती है। हम ये नहीं कर सकते कि हम वोल्टेज भी बढ़ाते जाएं और हमें करंट भी सेम मिल रहा हो और हम ज्यादा पावर इंक्रीज कर सकें। ये तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ हो गई ना बात। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप कि भाई आपने बनाई 10 जूल की एनर्जी और ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको बना दिया 1000 जूल्स का। दुनिया में बिजली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक पावर स्टेशन होता और पूरे मुल्क का बस ट्रांसफार्मर ही ट्रांसफार्मर लगे हुए होते, आ जाएगा। एक छोटा सा पावर स्टेशन बंदा लगाता या फ्लैट में एक जनरेटर लगता और ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता, चलो भाई जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनी, ट्रांसफार्मर से पूरे मोहल्ले को मिल रही है। तो ये एनर्जी नहीं बढ़ाता, ये एनर्जी वही रखता है, सही है, ये एनर्जी सेम रखता है। ये
वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करने का काम करता है और उसके बदले में करंट जो है वो कम ज्यादा हो रहा होता है, पावर आपकी सेम है। तो भाई ट्रांसफॉर्मर्स हमारे पास दो तरीके के हुए, क्योंकि हमने बोला था वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात होती है। एक ट्रांसफॉर्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और ये जो नाम पड़े हैं ये वोल्टेज के रिस्पेक्ट से पड़े हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है, वोल्टेज बढ़ा देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है वो वोल्टेज को गिरा देता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, स्टेप डाउन है वो। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट से इनके नाम पड़े कि वोल्टेज इंक्रीज करने वाला ट्रांसफॉर्मर और वोल्टेज डिक्रीज करने वाला ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो हैं उनकी एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, स्कीमेटिक डायग्राम शो की जाए। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं, प्राइमरी में कंपैरेटिवली उसके कम होते हैं। कंपैरेटिवली में क्या, क्योंकि देखो वोल्टेज बढ़ाने के लिए आप फैराडे लॉ के मुताबिक देखो, यू नीड अ ग्रेटर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ you need a greater rate of change of magnetic flux if you want more EMF. See, Faraday ने क्या बोला था, EMF induced in the conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. अब जितना फास्ट मैग्नेट मूव करेंगे, जितनी स्ट्रेंथ का मैग्नेट यूज करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा वोल्टेज आप बढ़ा सकते। तो बात सारी ये है कि ठीक है भाई, जितना आप सब चीजें बढ़ा तो रहे, तो अगर आपको वोल्टेज इंक्रीज करना है तो हमारे पास उसका रास्ता था कि नंबर ऑफ टर्न्स में इंक्रीज कर दीजिए। हमने सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए ताकि हमारे पास जो वोल्टेज है हमें ज्यादा मिल सके। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमने इसका रिवर्स किया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम कर दिए, प्राइमरी के मुकाबले में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी पे रिड्यूस कर दिए। इससे क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कम हो जाए, मतलब जो फील्ड लाइंस का कॉइल के साथ कट होना होता है वो रिड्यूस हो जाए। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस कॉइल से इंटरैक्ट करेंगी उतना ज्यादा ईएमएफ को इंड्यूस कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम एक बात ये कहते हैं कि भाई अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में लिखूं तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, वोल्टेज और करंट का अगर हम रिलेशन निकालें तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी एन लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी आर मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। सही है, जिसके नतीजे के अंदर voltage of secondary is more than the voltage of primary, but as power is constant, and power is equal to IV, so I is inversely proportional to V. I और V का जो रिलेशन है वो उल्टा है। Hence current in secondary is less than the current in primary. वोल्टेज तो बढ़ा लेकिन करंट जो है वो कम हो गया। सही, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ा लेकिन करंट जो है वो रिड्यूस हो गया। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के बढ़ाए उससे वोल्टेज में इजाफा हुआ लेकिन करंट में कमी है, क्योंकि पावर आपकी कांस्टेंट रहती है, आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने की वजह से जो करंट है उसे कम होना पड़ जाता है, इनिशियल प्रोसेस। अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज क्यों बढ़ा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, ये बात भी अब लिख देते हैं भाई कि मोर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल, more number of turns of secondary coil produces greater rate of change of magnetic flux linkage at secondary। सेकेंडरी कॉइल पे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बनाने से या सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा मिलता है, फील्ड लाइन ज्यादा कट करती है। कॉइल ज्यादा होगा तो फील्ड लाइन ज्यादा इंटरेक्ट करेंगी ना। ये चीजें तुमने कुछ क्लासेस मिस किए ना, तो इस तरह से लिंक बनाना मुश्किल हो रहा होगा कि भाई जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे
एक ये केस है, और इसी तरह से अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, अब इंटरैक्शन ज्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा इंटरैक्शन मिल रही होगी आपको, उतना ज्यादा फ्लक्स और उतना ज्यादा वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। अगर आप देखें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी के बनिस्बत। सही, प्राइमरी में दिखाया गया 50 टर्न, सेकेंडरी में आपने गिरा के इसको कर दिया सिर्फ 10 टर्न्स। तो कैलकुलेशन पे भी मैं जाऊंगा, अभी कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी आर लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी भी प्राइमरी वोल्टेज से कम हो जाता है। लेकिन वही बात, क्योंकि पावर कांस्टेंट है, और पावर का फॉर्मूला आई वी होता है, आई और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए, लिहाजा करंट जो है सेकेंडरी में वो बढ़ जाता है। अगर आप वोल्टेज कम कर रहे हैं तो करंट जो है उसमें इंक्रीमेंट आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स गिराए, वोल्टेज गिर गया, लेकिन करंट जो है वो शूट हो जाता है, इट इंक्रीजेस, क्योंकि पावर आपके पास सेम थी। अगर आप वोल्टेज कम करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो करंट पे पड़ जाता है। और इसका भी यही रीजन है कि नंबर ऑफ टर्न्स कम करने की वजह से इंटरैक्शन कम होती है। कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम थे, इसलिए फील्ड लाइंस कम इंटरैक्ट कर रही थी। जब फील्ड लाइंस ने इंटरैक्शन कम की, उन्होंने वोल्टेज भी कम इंड्यूस किया। सही है, आपके पास जो ड्रॉप आया वो वोल्टेज में आ गया। तो लेस नंबर ऑफ टर्न्स at secondary results in less rate of change of magnetic flux linkage। सही, rate of change of magnetic flux linkage आपका कम हो जाता है, hence less EMF is induced। at secondary coil पे EMF आपका गिर जाता है। अब देखो, चलो सेकेंडरी यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का पर्पस तो समझ में आता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का पर्पस तो जहन में आता है कि चलो ठीक है भाई, जनरेटर से बहुत हाई वोल्टेज की यानी इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी, हमने वोल्टेज कम करके 220 वोल्ट पे ड्रॉप करवा दिया, मेक सेंस। वे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज हो रहा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का भी यूज अब आप लिखिए, पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज में लिख दूं, यूज टू reduce voltage down to 220 volts। सही है, कुछ कंट्रीज में 110 वोल्ट से भी चलता है, यूएस वगैरह के अंदर या जर्मनी के अंदर जो है वो 110 वोल्ट्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, लेकिन यहाँ पे 220 वोल्ट्स के ऊपर। So it is used to reduce the voltage down to 220 volts so that it can be safely transferred to houses। आपके घरों में या लोकल एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करने के लिए उसको 220 वोल्ट्स पर ड्रॉप करवाना पड़ता है, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा। तो जितने पीएमटीज हैं सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आपके, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि पीएमटी की जो फुल फॉर्म होती है, पीएमटी इज पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। See, PMTs are step down transformers।
वो वोल्टेज को गिराते हैं 220 वोल्ट्स में, ताकि आपके घरों के अंदर 220 वोल्ट्स ही आ सके, हाई वोल्टेज ना है। स्टेप अप का क्या पर्पस है? देखो साइंटिस्ट ने एक बात, या इंजीनियर्स ने एक बात ये गौर की कि हमने पावर स्टेशन लगा हुआ है शहर से बिल्कुल बाहर, बहुत दूर, जहाँ पे आबादी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे लगाई जाती है चीज़ें, क्योंकि इनके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हुआ तो आसपास की आबादी का इलाका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, दूर लगाए जाते हैं आबादी से काफ़ी दूर। और पावर स्टेशन लगाने के लिए तो ज़रूरी ये भी होता है कि वहाँ पे पानी का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो मशीनरी है उसको ठंडा करने के लिए आपको पानी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ज़रूरत होती है, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कई हजार किलोग्राम पानी पर सेकंड चाहिए होता है, मतलब 6,000 किलोग्राम पानी एक सेकंड में चाहिए होता है, 6,000 किलोग्राम एक सेकंड के, 6,000 kilograms of water is a huge quantity पर सेकंड चाहिए। या आपके मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, उसको इतना पानी एक सेकंड में चाहिए होता है। तो ये जितने पावर स्टेशन हैं ये शहर से दूर लगाए जाते हैं, और समंदर किनारे या दरिया किनारे इनकी प्लेसमेंट होती है, जहाँ पे आप पानी की फराहमी अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब मसला ये है कि वहां से बिजली को शहर तक लेकर आना, या कराची के अंदर करंट लगा हुआ है, सखर तक इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसकी, सही, हैदराबाद की इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, दादू तक जा रही है, ठट्टर तक जा रही है इलेक्ट्रिसिटी। अब मसला ये है कि इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आप ट्रांसमिशन करना बैठते हो तो जो वायरिंग है वो बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम कर जाती है, क्योंकि आपको पता है भाई वायर है, रेजिस्टेंस तो है उसके अंदर, रेजिस्टेंस की वजह से थर्मल लॉसेस होते हैं उसमें, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि भाई पावर लॉस का फॉर्मूला है I स्क्वायर R, सही, पावर लॉस का फॉर्मूला। तो ये बोलता है भाई रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तब भी पावर लॉस ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगा तब भी पावर लॉस ज्यादा होगा। तो और करंट के साथ तो चलो स्क्वायर का रिलेशन है भाई, अगर करंट जरा सा भी बढ़ता है तो पावर लॉस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि यार ये जो बिजली बन रही है इसको इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन करना है, काम करते हैं इसका करंट कम करो, वोल्टेज बढ़ा दो मसला नहीं है, करंट कम कर दो, क्योंकि ट्रांसमिशन सीरीज के अंदर है और ये फॉर्मूला सीरीज में पावर लॉसेस के लिए होता है। तो हमने बोला कि भाई काम करते हैं, करंट कम करते हैं, करंट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा। तो वो जो 25-25 हजार वोल्ट बढ़ रहे थे आप उसको और इंक्रीज कर देते, 1-1 लाख वोल्ट पे ले जाते हो। पाकिस्तान में तो खैर इतना नहीं है, पाकिस्तान में मैक्सिमम शायद 90,000 वोल्ट्स या बहुत ज़्यादा शायद हुआ तो 1 लाख वोल्ट्स पे जाती है ट्रांसमिशन। बाहर ममालिक के अंदर तो 2-2, 2.5 लाख वोल्ट्स के ऊपर आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स काम कर रही है। 2-2.5 लाख वोल्ट्स का वोल्टेज आपकी ट्रांसमिशन लाइन में मौजूद होता है, करंट उससे बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, कम हो जाता है करंट। करंट कम होने की वजह से ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर पावर लॉसेस रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मसला ये होता है कि आप बिजली बना तो रहे हो लेकिन इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन करने की वजह से जो एनर्जी ज़ाया होती है ना वो रिकवर नहीं हो सकती। अक्सर जगहों पे लोड शेडिंग का इशू भी यही बनता है कि भाई आपने बनाई तो है अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी लेकिन इतना परसेंट तो लॉस हो गया, आप उसको भी तो कैटर करोगे ना। अगर एक कंट्री की कैपेसिटी मिसाल के तौर पे 20,000 मेगावाट है तो उसे 20,000 मेगावाट नहीं बनाना, उसे कम से कम 25,000 मेगावाट बनाना है या 24,000 मेगावाट बनाना है, क्योंकि उसे लॉसेस को इनकॉर्पोरेट करना है। 20,000 बनाएगा और 20,000 कंजम्पशन है तो उसका मतलब ट्रांसमिशन में कोई लॉस नहीं है क्या, मशीन चलने में कोई लॉस नहीं है क्या, सब में लॉसेस आ रहे होते हैं। हाँ यहाँ तो खैर मसले अलग है, लेकिन ये पावर स्टेशन में बहुत चीज़ें ख्याल में रखी जाती हैं। बहुत सारे मामला हमें लगता है कि भाई ये पावर स्टेशन वाले बस तफरीह कर रहे होते हैं बैठ के, लेकिन जो इनके पावर स्टेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे तो दोस्त है ना जो यहाँ पे कह लो कि जिनकी जॉब्स लगी हैं इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद से मेरे कुछ दोस्तों की पावर स्टेशन पे जॉब लगी है, तो वो बताते रहते हैं, कहते हैं यार ये काम इतना आसान नहीं है, हमें चीज़ें देख के रखनी पड़ती है, बिजली बनाना, उसको मेंटेन रखना, उसकी क्वालिटी को देखते रहना तो बड़ी ज़रूरी है।
कोई भी मसला आएगा उससे पूरी नेशनल ग्रिड पे इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब पूरे आधे आधे मुल्क की लाइट जा सकती है अगर आपके पास कहीं से भी एक कोई मसला हो जाए किसी भी पावर स्टेशन के ऊपर। कह रहा है हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड। एक मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, पीएमटी वाली बात रह गई थी मेरी। पीएमटी आर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। तो यहाँ पे कह रहा था कि भाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड आफ्टर द पावर स्टेशन बिफोर ट्रांसमिशन लाइन्स। are attached after power station but before transmission to increase voltage and drop current। सही है? और ये बात मैं लिख भी देता हूँ कि भाई increasing voltage decreases current and hence thermal losses in transmission lines। एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फिर वापसी आके आप उसको स्टेप डाउन कर देते हैं 220 वोल्ट्स पे ले आते हैं। अब जैसे आप स्टेप डाउन करोगे करंट बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपको तो घरों में सप्लाई करनी है ना, तो सारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वो हर वायर के अंदर इतना हाई करंट थोड़ी जाता है, हर इलाके के लिहाज से जो वायरिंग जा रही होती है उसमें करंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है और आपका जो है वो उन सबको अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये अगर आपका पावर स्टेशन है, सही, पावर स्टेशन के बाद आपके पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर आता है। सही, इसके बाद आपके पास ट्रांसमिशन लाइंस आती हैं, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और फिर हाउसेस। ये इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन का रास्ता ही होता है। पावर स्टेशन मेजरली बोल सकते हो जनरेटर भी, क्योंकि असल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली चीज जनरेटर होती है। जनरेटर, उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि आपके पीएमटी होते हैं, फिर आपके घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बना के भी दिखाया हुआ है। तो ये मल्टीपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स लगाए गए, एक पूरे इलाके का होता है और एक स्पेसिफिक लोकेशन में एरिया का होता है। तो ये भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो रही होती है। पावर प्लांट से स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस हो गई। ये उन्होंने दिखाया है 4 लाख वोल्ट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो,
फिर एक सब स्टेशन लगता है जहाँ पे स्टेप डाउन होता है, फिर आपके मोहल्ले की जो वायरिंग होती है, जो ट्रांसमिशन ग्रिड्स होती है, वो नज़र आ रही है आपको वुडन फॉर्म में 13 किलो वोल्ट्स पे। फिर दोबारा तो पीएमटी लगा हुआ होता है, वो और मजीद उसको 240 वोल्ट्स पे ड्रॉप करता है। मतलब मल्टीपल स्टेजेस के अंदर स्टेप डाउन करा जा रहा है। मैंने इस चीज़ का जवाब तो खैर लिख दिया, वाई ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज। मैं कॉपी कर लेता हूँ। नहीं होता। जवाब मैंने लिख दिया, मैं लिख देता हूँ ऑलरेडी आंसर यहाँ पे फिलहाल। और ये भी हमने जवाब दे दिया इसका। इक्वेशन आपके पास यहाँ मौजूद है, नंबर ऑफ टर्न्स को वोल्टेज और करंट से रिलेट करने वाली वही है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इक्वल्स upon number of turns of secondary equals voltage of primary upon voltage of secondary equals current of secondary upon current of primary। क्योंकि देखो वोल्टेज और करंट का उल्टा देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वोल्टेज का तो डायरेक्ट है, इसलिए प्राइमरी ऊपर दोनों के आ रहे हैं और सेकेंडरी दोनों के नीचे आ रहे हैं, लेकिन करंट के साथ इनका उल्टा वास्ता। क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे थे और वोल्टेज इंक्रीज हो रहा था, तो उसके बदले में करंट कम हो रहा है, आपके पास जो करंट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इक्वल वोल्टेज ऑफ प्राइमरी अपॉन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, आप किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए यूज कर सकते हो, भले वो आपके पास कह लो कि आइडियल हो या रियल हो, ये सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो मसले की बात नहीं सही। लेकिन अगर आप वीपी अपॉन वी एस इक्वल आई एस अपॉन आई पी लगा रहे हो ना, ये सिर्फ एक 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर के लिए होता है। क्योंकि ये चीज ये कहती है कि इसको रीअरेंज करो, ये आईपी इधर चला जाएगा और ये वी एस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पावर ऑफ प्राइमरी है इक्वल्स पावर ऑफ सेकेंडरी है, ये आपके पास हो जाएगा पावर ऑफ प्राइमरी अपॉन पावर ऑफ सेकेंडरी। इस तरह के सिचुएशन में ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बहुत कॉमनली आप लोग इस्तेमाल करेंगे जब मैं आप लोगों को 5 रुपए के क्वेश्चन कर रहा हूँ। और इसी तरह आप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। देखो उसका फॉर्मूला मैंने अलग से नहीं लिखा हुआ, ये लिख सकते हैं। अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए ट्रांसफार्मर की, तो ये होगा पावर आउटपुट कितनी आई आपके पास, पावर इनपुट आपने कितनी की थी मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप अगर ये बात जानते हो तो पावर इनपुट जो होती है वो असल में प्राइमरी कॉइल के अंदर जो पावर होती है उसे बोलते हो आप, जिसको आईपीवीपी से निकाला जा सकता है। इनपुट पावर को प्राइमरी करंट और प्राइमरी वोल्टेज यूज करो, पावर इनपुट आ जाएगी। और इसी तरह से जो आउटपुट पावर होती है वो सेकेंडरी कॉइल के ऊपर आने वाली पावर होती है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल आपका आउटपुट है, उसको आईएस और वीएस से निकाला जा सकता है, सेकेंडरी करंट जो सेकेंडरी वोल्टेज। आप उस चीज को डिटरमिन करके इनपुट और आउटपुट दोनों निकाल सकते हो और उसके बाद फिर मालूम कर सकते हो कि ट्रांसफार्मर कितना परसेंट एफिशिएंट है। हमने इनपुट कितनी की थी पावर, हमें आउटपुट पे कितनी मिल रही है पावर, ये चीज आप यहाँ से जज कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो।
नहीं है, चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर विद डीसी स्टोर्स एट अ प्राइमरी कॉइल। सबसे पहले तो बनते के ध्यान में याद आएगा सर ट्रांसफार्मर डीसी पे काम कब करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को तो अल्टरनेटिंग करंट चाहिए होता है, अभी तक हमने यही पढ़ा है भाई, और उसकी वजह भी हमने पढ़ी, उसकी वजह हमने जानी कि ट्रांसफार्मर को काम करने के लिए एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट से बन सकती है। डायरेक्ट करंट फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू में ना इजाफा होता है ना कमी होती है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उससे तो ट्रांसफार्मर काम नहीं कर सकता। तो जनरली अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर्स डू नॉट वर्क ऑन अ डीसी सप्लाई। ट्रांसफार्मर्स डू नॉट वर्क ऑन अ डीसी सप्लाई, डीसी में काम नहीं करते। तो फिर उनके लिए क्या हाल है भाई, क्या किया जाए ऐसा? ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करते तो फिर क्या कभी काम करेंगे? However, they do work at a certain instant. कुछ लम्हों के लिए ये ट्रांसफार्मर डीसी पे भी काम कर जाते हैं, वो लम्हे कौन से हैं ये देखने के बाद है। एसी पे तो हमेशा काम करता है ना, एसी पे ही तो काम करता है ट्रांसफार्मर, सब एसी करंट होगा तो वो काम करेगा। तो भाई बात सारी ये है कि ट्रांसफार्मर्स डीसी पे तब काम करता है जब आप स्विच को क्लोज करते हैं और जब स्विच ओपन। असल में जब आप स्विच क्लोज करते हैं ना तो करंट इंक्रीज हो रहा होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये पोजीशन है चलो के स्विच क्लोज होने की, मैंने बटन बंद किया है, स्विच क्लोज किया बस अभी। जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा करंट फ्लो शुरू हो जाएगा, सही, वोल्टेज में इजाफा हो जाएगा। ये प्राइमरी वोल्टेज है आपका, ये इनपुट कॉइल है। तो जिस वक्त आप स्विच क्लोज करेंगे उस वक्त वोल्टेज जीरो से बढ़ के मैक्सिमम हो रहा होगा, उस वक्त करंट भी जीरो से बढ़ के मैक्सिमम जा रहा होगा, करंट इंक्रीज हो रहा होगा। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये ज्यादा देर के लिए नहीं होता, ये मिली सेकेंड से बात होती है। नहीं तो एक बहुत छोटे के टाइम के लिए आपके पास ये आपको वेरिएशन नजर आता है कि करंट जीरो से बढ़ के मैक्सिमम हुआ या वोल्टेज जीरो से बढ़ के मैक्सिमम। इस दौरान उस कॉइल के अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो से बढ़ के एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल से इंटरैक्ट करते हुए चेंज लेकर आएगी और वोल्टेज भी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो सकेगा, सिर्फ उस वक्त जब आप स्विच क्लोज कर रहे हो। तो यहाँ पे when the switch is closed, voltage and hence current in the primary coil increases from zero to maximum। वोल्टेज और करंट जीरो से बढ़ के अपनी मैक्सिमम, मतलब अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो वो हर वक्त 6 नहीं होगी, जैसे स्विच क्लोज करोगे वोल्टेज जीरो से बढ़ के 6 तक पहुंचे, थोड़ा टाइम लगाएगा, इट विल टेक सम टाइम। आप ये कहोगे भाई ड्यूरिंग दिस टाइम during this time the magnetic field also increases and hence there's a rate of change of
magnetic flux at secondary. Thus EMF is induced. At secondary होगा तो सिर्फ उस वक्त EMF इंड्यूस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नजर भी आया, आपको दिखा EMF इंड्यूस। लेकिन जैसे ही आप स्विच क्लोज करने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे तो आप वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे द स्विच इज लेफ्ट क्लोज, फ्लो कर रहा है, वोल्टेज फ्लो कर रहा है, आपने स्विच को क्लोज रहने दिया। तो इस दौरान वोल्टेज, करंट, मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ कांस्टेंट है। इंटरैक्शन तो है, लिंकिंग तो हो रही है, लेकिन लिंकिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, लिहाजा कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे वोल्टेज, करंट and hence magnetic field is constant, बस constant रहता है। Thus no rate of change of magnetic flux at secondary coil. No EMF is induced. अब अगर EMF भी इंड्यूस नहीं हो रहा, इस दौरान आप देख सकते हैं कि आपके पास नो EMF, कोई EMF नहीं आ रहा। हालांकि प्राइमरी कॉइल में आपने वोल्टेज दिया हुआ है डीसी, सेकेंडरी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज नहीं। लेकिन जैसे स्विच ओपन होगा, यहाँ पे स्विच ओपन होता हुआ दिखाएंगे, मतलब करंट चल रहा था प्राइमरी कॉइल में, आपने स्विच ओपन कर दिया, करंट का फ्लो, ये वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो गया, जीरो हो गया, स्विच ओपन कर दिया गया, वोल्टेज कम हो रहा है, करंट भी कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी चेंज आएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले बढ़ रही थी अब कम हो रही होगी। तो चेंज तो आया ना, और चेंज आने की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंटरैक्शन में भी चेंज आया होगा, लाजमी सी बात है। कॉइल के साथ कटिंग में डिफरेंस आया, पहले ज्यादा थी कॉइल के साथ कटिंग, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते हुए जीरो हो रही है, एक करंट जीरो हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही थी। तो इस दौरान भी आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे यहाँ पे आपको नजर एक पीक आई, ईएमएफ इंड्यूस तो हुआ लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो हम यहाँ पे ये बात भी लिखते हैं कि when the switch was open, the voltage, current and hence magnetic field it dropped, ठीक, और इसमें रिडक्शन आई to जीरो, और इस दौरान आपको चेंज मिला। Hence there was again a change, or should I say again a rate of change of magnetic flux linkage,
the secondary. See? Hence there was again a rate of change of magnetic flux linkage at the secondary coil, but in opposite direction. कि पहले बढ़ रहा था अब कम हो रहा है. Hence an opposite EMF is induced. ऑपोजिट से मेरा अगर पहले नेगेटिव वोल्टेज आया था तभी पॉजिटिव वोल्टेज आया. ऑपोजिट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है. जब वोल्टेज बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, तो मेरे पास ये सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज नेगेटिव आ रहा था. और जब आपके पास प्राइमरी के अंदर वोल्टेज कम हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिर रही थी, तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज पॉजिटिव. आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव आता है. आपको बस ये याद रखने की जरूरत है जब स्विच क्लोज करेंगे एक दफा तब आपको डिफ्लेक्शन दिखेगी वोल्ट मीटर में सेकेंडरी कॉइल की, और एक दफा जब आप स्विच ओपन करेंगे तब आपको डिफ्लेक्शन दिखेगी. मतलब अगर ये ट्रांसफार्मर है आपका, ये कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर आपने लगाया हुआ है, ये बैटरी है, ये स्विच है. तो जब आप स्विच क्लोज करेंगे तब आपको डिफ्लेक्शन मिलेगी. स्विच लेफ्ट क्लोज कुछ भी नजर नहीं आएगा. जब स्विच ओपन होगा तो फिर दोबारा डिफ्लेक्शन मिलेगी. क्लोज्ड, लेफ्ट क्लोज और ओपन, ये सिचुएशन. एक दफा राइट पे डिफ्लेक्शन, एक दफा लेफ्ट पे डिफ्लेक्शन. आज का लेसन यहीं तक रखेंगे. ट्रांसफार्मर्स मुकम्मल हो गया. कल की क्लास में इंशाल्लाह ट्रांसफार्मर्स के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पासिबल्स करेंगे हम. और फिर ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जनरल वेव्स वगैरह के ऊपर हम मूव कर जाएं ताकि उसको भी हम जल्दी जल्दी मुकम्मल कर सकें. ठीक है भाई, कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, बेझिझक व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हैं. आपको पता है इंशाल्लाह